गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको आहार एवं पोषण फूड्स एंड न्यूट्रिशन विषय पढ़ा रही हूँ। और फूड्स एंड न्यूट्रिशन के सिलेबस के अनुसार हमारे 10 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं और आज 11th चैप्टर माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण में शुरू करने जा रही हूँ। तो कुपोषण जो होता है वो कुछ इस तरह की स्टेज है कि जहाँ पोषण सही नहीं है। तो जो प्रत्येक व्यक्ति है वो अपने जीवन में बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार खाता है और यदि वो हमेशा संतुलित आहार खाता है, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स पर्याप्त मात्रा में है, तो उस व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं होती। लेकिन अगर बैलेंस डाइट नहीं खाता है व्यक्ति तो वो कुपोषित हो जाता है, मतलब उसके पोषण में किसी चीज़ की कमी हो जाती है। अगर हम कुपोषण स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना तो उसके पहले हमें ये पता होना चाहिए पोषण किसे कहते हैं। तो पोषण का मतलब होता है भोजन का मुंह में प्रवेश और उसके बाद की क्रियाओं के अध्ययन को हम पोषण यानी न्यूट्रिशन कहते हैं। तो न्यूट्रिशन यानी पोषण जो है वो दो तरह का होता है, सुपोषण और कुपोषण, गुड न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन। तो गुड न्यूट्रिशन जो है सुपोषण, उसका मतलब ये है कि व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है, उसकी कार्य क्षमता उसके उम्र के अनुसार होता है और उसमें कुछ इस प्रकार लक्षण दिखाई देते हैं कि उसका वृद्धि और विकास बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में है, उसकी मांसपेशियां बिल्कुल स्वस्थ रूप से काम कर रही हैं, उसकी जो त्वचा है वो कांतिमय है और उस पर कोई निशान, कोई दाने वगैरह नहीं है, आँखें बहुत बिल्कुल स्वस्थ हैं, उनसे अच्छी तरह दिखाई देता है, बाल बिल्कुल काले और चमक वाले हैं, भूख उनको पर्याप्त लगती है, नींद उनको समय से आती है, नियमित आती है, मल मूत्र का निष्कासन उनका बिल्कुल सही समय पे पर्याप्त मात्रा में होता है और दांत उनके बिल्कुल स्वस्थ होते हैं, उनमें स्फूर्ति होती है और वो बार बार बीमार नहीं होते हैं, बार बार इन्फेक्शन यानी संक्रमण भी उनको नहीं लगता है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो सुपोषित व्यक्तियों में कहलाते हैं। और पोषण का जो दूसरा स्टेज है वो है कुपोषण यानी माल न्यूट्रिशन। तो हम इसको गुड न्यूट्रिशन कह रहे हैं, उसको बैड न्यूट्रिशन नहीं कह रहे हैं, उसको हम माल न्यूट्रिशन कह रहे हैं। तो माल न्यूट्रिशन का मतलब ये है, कुपोषण का मतलब कि उसके स्वास्थ्य में खराबी आई है। स्वास्थ्य में खराबी इसलिए आई है क्योंकि उसमें पोषक तत्व जो हैं, न्यूट्रिएंट्स, वो गलत हो गए हैं, या तो वो कम हो गए हैं, या तो वो ज़्यादा हो गए हैं, या फिर असंतुलित मात्रा में हमारे शरीर में आए हैं। तो अगर मान लो किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी होती है तो शरीर में उसको अल्प पोषण कहलाता है वो, और अगर जो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो जाते हैं तो हम उसको अति पोषण नाम से कहते हैं। अति पोषण मतलब जैसे ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो रहा है और बहुत ज़्यादा हम कैलोरीज खा रहे हैं तो मोटापा हो जाता है, फ्लोरीन ज़्यादा है तो फ्लोरोसिस ज़्यादा हो जाता है। लेकिन उसी समय में अगर कमी हो गई है, विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम की कमी है तो रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है, प्रोटीन की कमी है मरासमस हो जाता है, विटामिन ए की कमी है तो बिटॉट स्पॉट हो जाता है, और भी कितनी सारी बीमारियां हैं जो अल्प पोषण में भी आती है। तो कमी से भी बीमारी होती है, अधिकता से भी बीमारी होती है, असंतुलन से भी, वो सब जो हैं वो माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण के अंतर्गत आते हैं। कुपोषण के अंतर्गत हमको 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं, कॉजेज ऑफ माल न्यूट्रिशन, सिम्टम्स ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड प्रिवेंशन ऑफ माल न्यूट्रिशन। मतलब कुपोषण के क्या कारण हैं, कुपोषण के क्या लक्षण होते हैं और कुपोषण को हटाने के लिए, कुपोषण को प्रिवेंट करने के लिए, रोकथाम करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, वो सब हमको कुपोषण के अंतर्गत पढ़ना है। तो पहला जो हम टॉपिक ले रहे हैं कुपोषण में वो है कुपोषण के कारण यानी कॉजेस ऑफ माल न्यूट्रिशन। कॉजेज ऑफ माल न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण को कौन कौन बनाता है। तो कुपोषण को करने के कई सारे कारक हैं, कई सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन 3 फैक्टर्स जो हैं, 3 कारक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कुपोषण को पैदा करने के लिए। तो वो 3 फैक्टर हैं, व्यक्ति विशेष में संवेदनशीलता, वातावरण के प्रकार और समस्या को बढ़ावा देने वाले कारक। ये 3 कारण ऐसे हैं जो कि
पूरे संसार में कुपोषण को बहुत अधिक बनाने में सहयोग करते हैं, कुपोषित व्यक्ति को कुपोषित करने में अधिक मदद करते हैं। तो पहला कारण हम ले रहे हैं कुपोषण का, व्यक्ति विशेष में संवेदनशीलता। तो व्यक्ति विशेष में संवेदनशीलता का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति जो है वो जल्दी बीमार हो जाता है, व्यक्ति विशेष संवेदन हो जाते हैं, ससेप्टेबल हो जाते हैं बीमारी के। समान परिस्थिति में रह रहे हैं, सब जने समान परिस्थिति में हैं, एक परिवार है, सब परिवारजन वहाँ है, लेकिन उनमें कुछ लोग बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, तो वो व्यक्ति विशेष हो जाते हैं। तो समान परिस्थिति में रहते हुए भी कुछ लोग जो जल्दी बीमार होते हैं उनको हम ससेप्टेबल लोग में कह देते हैं। और वो जो ससेप्टेबल लोग हैं वो कुछ इस तरह से हैं, जैसे शिशु, पूर्व विद्यालयी बालक, गर्भवती, धात्री महिला, वृद्ध व्यक्ति, रोगी व्यक्ति। तो इनको हम वल्नरेबल ग्रुप में डालते हैं, मतलब हम इनको सुभेद्य समूह कहते हैं। ये जो लोग हैं ये बहुत जल्दी बीमार होते हैं, ये सुभेद्य समूह के अंतर्गत आते हैं, मतलब वल्नरेबल ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। और जब हम ये पढ़ेंगे ना प्रिवेंशन ऑफ माल न्यूट्रिशन, मतलब कुपोषण का रोकथाम, तो कुपोषण की रोकथाम एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता है, तो सरकार करती है अधिकतर। तो सरकार बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है, कई सारे कार्यक्रम ऐसे चलाती है जो कि बीमारियों की रोकथाम करते हैं। तो वो जो सरकार प्रोग्राम चलाती है वो किन्हीं व्यक्ति विशेष के लिए चलाती है, ऐसे नहीं कि सभी लोगों के लिए द्वार खुले हुए हैं कि सब प्रोटीन ले जाओ, सब खाना ले जाओ या सब टैबलेट्स ले जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार कुछ विशेष लोगों के लिए ही कोई सा भी प्रोग्राम बनाती है। तो उन प्रोग्राम्स को अधिकतर जो वल्नरेबल ग्रुप या सुभेद्य समूह हैं उनको ही उनका फ़ायदा मिलता है, क्योंकि वही जो तबके के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। तो व्यक्ति विशेष की संवेदनशीलता में जैसे पहला है शिशु और पूर्व विद्यालयी बालक, ये लोग में बहुत जल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है, ग्रोथ की रेट बहुत ज़्यादा है। तो जब इनको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, ज़्यादा पोषक तत्वों की ज़रूरत है, लेकिन इस समय इनको सारे न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में नहीं मिलते हैं, तो नहीं मिल पाते हैं, तो वो जल्दी कुपोषित हो जाते हैं। इसलिए शिशु और पूर्व विद्यालयी जो बालक हैं वो संवेदनशील होते हैं और वो जल्दी बीमार हो जाते हैं। ऐसे ही गर्भवती माता में एक भ्रूण बन रहा है, एक नया बेबी बन रहा है, तो नए बेबी बनने के लिए उसको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, एक्स्ट्रा विटामिन ई, एक्स्ट्रा विटामिन डी, कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन, कैलोरी, तो हर चीज़ की उसको एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर उसको एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट यानी एक्स्ट्रा जो भी दैनिक आवश्यकताएं नहीं मिल रही है, तो वो गर्भवती जो महिला है उसका भ्रूण जो है वो या तो गर्भपात हो जाएगा, उसका भ्रूण मर जाएगा, मरा हुआ पैदा होगा, या फिर वो एनीमिक हो जाएगा। सेम अगर हम धात्री माता में देखेंगे तो धात्री माता जो है वो अपने शरीर का एक अंश, मतलब जो मिल्क जो है वो अपने बच्चे को फीड करती है। तो मिल्क को बनाने के लिए सारे एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, उसको एक्स्ट्रा विटामिन ए, विटामिन डी, कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, हर चीज़ की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो दूध के सहारे ही बच्चे को पालती है। दूध पी के वो बच्चा तंदुरुस्त होता है, स्वस्थ रहता है, क्योंकि वो उस वक़्त खाना तो खाता नहीं है। तो ये जो धात्री माता है ये अपने शरीर का अंश पिला रही है, इसलिए धात्री माताओं को एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। एक्स्ट्रा मतलब अतिरिक्त पोषक तत्वों की मांग की ज़रूरत होती है, और अगर अतिरिक्त पोषक तत्व उसको नहीं मिलते हैं तो धात्री माता जो है वो जल्दी कुपोषित हो जाती है, उसका हेल्थ स्टेटस जो है वो कम हो जाता है। फिर तीसरे संवेदनशील जो व्यक्ति हैं वो है वृद्ध व्यक्ति। वृद्ध व्यक्ति जो होते हैं वो इसलिए संवेदनशील कहलाते हैं क्योंकि एक तो उनको कभी ना कभी कोई ना कोई संक्रमण, इन्फेक्शन, लंबी बीमारी वो लगी ही रहती है, और अगर मान लो वो बीमार नहीं भी होते हैं तो उनको बहुत दिक्कत होती है भोजन के कॉन्टेक्स्ट में, कि पहले तो भोजन जो बनाएंगे पहले तो उसको खरीद के लेके आओ, फिर उसको खरीदने में परेशानी, फिर उसको पकाओ तो उनको पकाने में परेशानी होती है, फिर जब वो पक जाए तो उसको खाना होता है तो चबाने में भी उनके दांत जो है कमज़ोर हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो उनको चबाने में भी परेशानी होती है। तो इन सब परेशानियों से उनको भोजन पर्याप्त नहीं मिल पाता,
तो वो कुपोषित हो जाते हैं। उसके अलावा उनमें अकेलापन होता है। अगर वो सबके साथ भी रह रहे हैं तो भी उनको इतना टाइम हर व्यक्ति नहीं दे सकता, क्योंकि दूसरे व्यक्तियों के पास भी काम होता है। तो इसलिए उनको अकेलापन के कारण भी खाना नहीं भाता है, पूरा पोषण, पूरा संतुलित भोजन वो नहीं कर पाते हैं, तो उनमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। पोषक तत्वों की कमी होने से वृद्ध व्यक्ति कुपोषित जल्दी हो जाता है। और जो चौथे तरह के संवेदनशील व्यक्ति होते हैं वो होते हैं रोगी व्यक्ति। रोगी व्यक्ति नाम से पता चल रहा है वो बीमार है। तो बीमारी किसी भी रूप की हो सकती है, लंबी बीमारी, छोटी बीमारी, लेकिन जब बीमार होते हैं व्यक्ति तो उनका मन नहीं होता है खाना खाने का, मतलब उनको भूख पर्याप्त नहीं लगती, उनको मेंटल टेंशन होती है किसी न किसी चीज़ की। कई बार तो क्या होता है कि भाई ये चीज़ खाओ, ये चीज़ मत खाओ या ऐसा, तो उनको थोड़ा सा मानसिक अवसाद हो जाता है, तो उनको पूरा भोजन नहीं मिल पाता, या फिर कोई बुखार या चोट या किसी भी कारण से वो या तो पूरा खाना नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं, अगर ग्रहण कर भी लिया और अंदर टेंशन है तो पूरा पाचन नहीं हो पाता और न्यूट्रिएंट्स का, पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं हो पाता। तो रोगी व्यक्ति जल्दी बीमार होता है, जल्दी कुपोषित हो जाता है। तो इस तरह से शिशु, पूर्व विद्यालयी बालक, गर्भवती माता, धात्री माता, वृद्ध व्यक्ति, रोगी व्यक्ति, ये सब मिलके एक सुभेद्य समूह बनाते हैं या फिर वल्नरेबल ग्रुप में रहते हैं, जिनको कि सरकार के सारे कार्यक्रमों में प्राथमिकता दी जाती है। ये तो पहला कारण है कुपोषण का। दूसरा कारण है वातावरण के प्रकार। वातावरण जो है जहाँ हम रहते हैं वो वातावरण कहलाता है, और वातावरण में कई ऐसे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं कि उन एस्पेक्ट के कारण व्यक्ति में कुपोषण हो जाता है। अब जैसे गरीबी है, तो गरीबी यानी पावर्टी जब हो रही है, लोगों के पास में पैसा नहीं है, पर कैपिटा उसके पास इनकम ही नहीं है व्यक्ति के पास, तो वो भरपूर खाना, भोज्य पदार्थ नहीं खरीद पाता, उसमें क्षमता ही नहीं होती है कि वो सारा भोज्य पदार्थ घर पे ला सके। तो एक तो वो खाना नहीं खरीद पाता, भले वो गांव में हो, भले वो शहर में हो, शहर की कच्ची बस्ती में हो, लेकिन अगर खरीदने की क्षमता नहीं है, भोज्य पदार्थ घर में नहीं आ पाता है, तो फिर वो कैसे बनाएगा, तो वो कुपोषित हो जाता है। उसके अलावा गरीब लोगों का जो रहन सहन होता है, रहन सहन का मतलब वैसे वाला स्टैंडर्ड नहीं कि भाई हमारे ये सब चीज़ें होनी चाहिए, दिखावटी चीज़ें। रहन सहन का मतलब ये है कि उनकी हाइजीनिक कंडीशन जो है वो बहुत निचले दर्जे की होती है। अगर उनके पास में पानी का कनेक्शन ही नहीं है, पर्याप्त पानी ही नहीं है, तो वो कैसे सफाई रखेंगे, कैसे हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छा स्टैंडर्ड रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे। तो उनका रहन सहन का दर्जा नीचा हो जाता है, तो वो बार बार संक्रमित होते हैं, बार बार उनको इन्फेक्शन होता है, और बार बार एनवायरनमेंट खराब होने के कारण, इन्फेक्शन होने के कारण उन्हें कुपोषण का शिकार होना पड़ता है। दूसरा वातावरण जो है वो है अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। शहरीकरण का मतलब ये है कि आजकल लोग गांव में यूँ सोचते हैं कि हम तो शहर में चलते हैं, वहाँ कमाएंगे, आराम से रहेंगे और पैसा कमा के लाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब वो गांव में थे तो उनके पास में कम से कम रहने को घर था, वहाँ कोई आसपास में कोई भोज्य पदार्थ उग जाता है, आपस में लेन देन करके खा लेते हैं, उनके बच्चों को कोई भी रख लेता है, तो उनको कोई टेंशन नहीं है, कैसे भी कपड़े पहन लेते हैं। लेकिन जब वो लोग शहर में आते हैं तो सबसे पहले उनको नौकरी ढूंढनी पड़ती है। नौकरी ढूंढने के बाद में वो एक कमरा या जो भी लेते हैं तो वो कमरा भाड़े पे लेना पड़ता है, उसका पैसा देना पड़ता है। फिर भोजन के लिए वहाँ तो साबुन के गेहूँ या सब्जी या फ्रूट ऐसे ही आ जाते थे कहीं कहीं से गाँव में, लेकिन शहर में आपको एक सब्जी भी लानी है, आलू भी लाना है तो खरीद के लाना है, पालक भी लाना है तो खरीद के लाना है, तो उनको खरीदने की क्षमता होनी चाहिए, तो पैसा नहीं होता। उसके अलावा जब वो नौकरी जाते हैं तो उनके बच्चों का ध्यान कौन रखे या उनको खाना कौन खिलाए, तो उन बच्चों को रेडीमेड जैसे चिप्स दे दी, कुछ और बना हुआ दे दिया, तो वो भी महंगा होता है, तो भी पैसे की कमी हो जाती है। उसके अलावा जब वो शहर में आते हैं तो लोगों को देखते हैं कि किस तरह से विज्ञापन देख देख के चीज़ें खरीद रहे हैं, मैगी खरीद रहे हैं, कुछ और खरीद रहे हैं, तो मैगी कितनी महंगी है। अगर आप मैगी का एक पैकेट ले रहे हो तो उस पैसे में तो बहुत सारा आटा आ जाता है, उस आटे में ढेर सारी रोटी बन के और सारे घर वाले खा सकते हैं। तो विज्ञापन देख के चकाचौंध हो जाते हैं, विदेशी सभ्यता को वो अपनाने के चक्कर में वैसा वाला कपड़ा, वैसे वाला रहना, तो वो सब करने से शहरीकरण के कारण व्यक्ति कुपोषित बहुत ज़्यादा हो जाता है। तीसरा वातावरण है अशिक्षा।
अशिक्षा का मतलब है कि अगर उनको न्यूट्रिएंट्स के बारे में यानी पोषक तत्वों के बारे में जानकारी ही नहीं होती है, तो उनके पास में पैसे हैं, उनको पता है कि भाई मेरे पास पैसे हैं, मैं पालक खरीद सकता हूँ, मेरे को इजी अवेलेबल भी है, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि पालक में राइबोफ्लेविन है, विटामिन ए है, विटामिन सी है, फाइबर है। तो अगर उसको शिक्षा ही नहीं है पोषक तत्वों की, तो पैसे होते हुए भी वो नहीं खरीद पाता है। दूसरी बात ये है कि अगर पैसे भी नहीं हैं, शिक्षा भी नहीं है, तो शिक्षा नहीं होती है तो वो गरीब ही रह जाते हैं, उनको अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती है। फिर वापस से जब गरीब होते हैं तो वापस से इन्फेक्शन संक्रमण ज़्यादा हो जाते हैं और वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। और उसके बाद में तीसरा वातावरण है भोजन की अपर्याप्त आपूर्ति। पर्याप्त आपूर्ति का तो मतलब ये है कि पर कैपिटा फूड अवेलेबिलिटी अगर है तो व्यक्ति आराम से अवेलेबल है संसार में, व्यक्ति के पास पैसा है तो वो खरीद लेगा और वो सही रहेगा। लेकिन इसमें अपर्याप्त आपूर्ति हो जाती है, कई सारे फैक्टर्स जो हैं वो इनको अफेक्ट करते हैं भोजन को अवेलेबल होने में। तो भोजन को सबसे पहले तो पहला फैक्टर तो ये है कि भोजन का उत्पादन, पहले तो भोजन का उत्पादन होगा तब मिलेगा हमको। तो भोजन के उत्पादन के लिए उपजाऊ भूमि चाहिए, अच्छे बीज चाहिए, खाद चाहिए, फिर टेक्निक्स चाहिए, मतलब विज्ञान तकनीकी हमको दिमाग में होनी चाहिए, और मानव संसाधन मतलब मैन पावर, बहुत सारे लोग होंगे तो आराम से फटाफट काम हो जाएगा खेत में। तो भोजन का उत्पादन उसके ऊपर डिपेंड करता है इतनी सारी चीज़ों पे। तो उत्पादन अच्छा होएगा, अच्छा उत्पादन होएगा तो फिर हमको सारा भोजन अच्छा मिल जाएगा, और अगर नहीं हो पाएगा तो वापस कुपोषण हो जाएगा। सेकेंड, अपर्याप्त आपूर्ति में भंडारण की सुविधा। अगर किसी ने पूरा भोजन का उत्पादन कर भी लिया, भरपूर चावल या गेहूं या धान चना या कुछ भी सब उगा लिया, सब उग के और घर पे आ गया, लेकिन अगर उसके पास में प्रॉपर स्टोरेज नहीं है, भंडारण की सुविधा है ही नहीं, प्रॉपर स्टोरेज नहीं है, तो चूहे, जानवर, इल्ली, घुन सब चीज़ उसको खा जाएंगे, और खाने के बाद में या तो वो आधा ही रह जाएगा या तो पूरा ही चट कर जाएंगे या अधूरा चट करेंगे, तो वो जो पड़ा हुआ है वो इन्फेक्शन वाला हो गया, खराब हो गया। तो अगर प्रॉपर स्टोरेज नहीं है तो भी पर कैपिटा फूड अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, और अगर लोगों के पास में अवेलेबिलिटी ही नहीं है भोजन की तो क्या खाएंगे, तो भी कुपोषण हो सकता है। इसी के अंतर्गत आगे है भोज्य पदार्थों का परिवहन। अगर पूरा आपने भोजन उत्पादित कर लिया, फिर उसको स्टोरेज भी कर लिया, लेकिन एक ही जगह तो वो यूज़ नहीं होगा। पंजाब में, हरियाणा में चावल ज़्यादा है तो वही लोग तो नहीं खाएंगे, दूसरी जगह जहाँ नहीं बन रहा है वो वहाँ भेजेंगे उसको। या फिर एप्पल कश्मीर में उग रही है तो कश्मीर वाले ही तो नहीं खाते हैं, वहाँ से सब जगह ट्रांसपोर्ट होता है, तो ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रकिंग चाहिए, ट्रेन चाहिए, रेल चाहिए, बस चाहिए। अगर उनकी हड़ताल है या प्रॉपर नंबर नहीं है उनका पर्याप्त नंबर, तो फिर परिवहन नहीं होगा, तो वापस से वो चीज़ वहीं सड़ जाएगी और वापस से पर कैपिटा फूड अवेलेबिलिटी लोगों को नहीं मिलेगी, तो लोग वापस से कुपोषण का शिकार हो सकते हैं। इसी में आगे है वितरण नीति। वितरण नीति हमेशा सरकार तय करती है कि कौन सा भोज्य पदार्थ बाहर से आयात किया जाएगा, कौन सा भोज्य पदार्थ निर्यात किया जाएगा, और उसके अनुसार हमें भोजन की आपूर्ति होती है। तो इस तरह से ये जो कारण है वो भी एक ऐसा वातावरण है जो कि कुपोषण को बढ़ावा देता है। तीसरा जो कारण है कुपोषण का वो है समस्या को बढ़ावा देने वाले कारक। समस्या कौन सी है? माल न्यूट्रिशन, कुपोषण। तो कुपोषण को कुछ फैक्टर बढ़ावा देते हैं, और कौन से फैक्टर होते हैं? वो समाज हो सकता है, वो परिवार हो सकता है, व्यक्ति हो सकते हैं। तो परिवार और समाज में कई ऐसी चीजें होती है जिससे कि कुपोषण जो है वो बढ़ जाता है। पहला कारण है जैसे धर्म। धर्म में कुछ लोग कहते हैं लाल चीजें नहीं खानी चाहिए, चुकंदर नहीं खाना चाहिए तो मीट जैसा लग रहा है, या फिर गाजर नहीं खानी चाहिए, या दूध नहीं पीना चाहिए, ये तो जीव जंतु से निकाला हुआ है, या फिर अंडा नहीं खाना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि कई महीनों और सालों तक अगर वो चीज़ आप नहीं खाएंगी, या तो उसको रिप्लेस कर लो किसी दूसरे भोज्य पदार्थ से, तो उस भोज्य पदार्थ से जो चीज़ मिल रही थी जो आपने छोड़ दिया और दूसरे भोज्य पदार्थ से आपने ले ली, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो कई सारे पोषक तत्वों की कई महीनों और सालों तक कमी हो जाती है और वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। फिर उसके बाद में परिवार का आकार। एक तो होता है परिवार में 4 जने, और अगर वो व्यक्ति 5,000 रुपये कमा रहा है तो 4 जनों के ऊपर वो आराम से खर्च करेगा, सबको पर्याप्त भोजन मिलेगा। लेकिन वही अगर वो 5,000 कमा रहा है और 4 की जगह 10 जने हैं
तो वापस से अपर्याप्त आपूर्ति हो जाएगी, पर कैपिटा फूड अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, प्रति व्यक्ति खाना कम मिलेगा तो कुपोषित हो जाएगा। फिर परिवार की संरचना, संरचना में ये है कि अमूमन एक आदमी मतलब मम्मी, एक पापा और 2 बच्चे या 3 बच्चे रहते हैं। लेकिन अगर आकार संरचना में इस तरह से है कि उसमें वृद्ध व्यक्ति भी है, उसमें रोगी व्यक्ति भी है, उसमें शिशु बहुत छोटा बेबी जिसका कि बाहर से ही खाना लाना होता है तो वो है, उसका काम भी ज़्यादा है, या फिर एडोलेसेंट जो बच्चे हैं वो ज़्यादा है, तो गर्भवती महिलाएं ज़्यादा है या धात्री महिलाएं, तो इन सभी के लिए खाना जरूरी है। तो जब खाना बनेगा या पैसा आएगा और भोज्य पदार्थ आएगा तो सबसे पहले इन लोगों को खाना जाता है, बच्चों को, गर्भवती माता को, धात्री माता को, रोगी व्यक्ति को, वृद्ध व्यक्ति को, उनको पहले खाना दे दिया जाता है। फिर जो बचता है वो जो नॉर्मल वाले लोग होते हैं वो खाते हैं, तो कई बार कमी हो सकती है संरचना के कारण भी। उसके बाद में है परिवार में भोजन वितरण का तरीका। वैसे तो क्या है आजकल कि खाना बनने के बाद में सभी एक साथ खाते हैं और सभी को सारा खाना मिलता है, लेकिन फिर भी औरत खाना बनाती है तो सबसे पहले वो अपने घर में जो मेल मेंबर होता है पुरुष को देती है, लड़कों को देती है, लड़कों के साथ लड़कियों को भी आजकल बराबर दिया जाता है। तो अगर कम होता है तो उस महिला के लिए खाना कम बचता है, तो महिलाएं कुपोषण का शिकार हो सकती है। कई बार ऐसा होता है, भोजन के वितरण का तरीका यही है, क्योंकि हमारा जो समाज है आज भी पुरुष प्रधान ही कहलाता है। कहते भले ही हैं कि लेडीज़ फर्स्ट है, लेडीज़ का सब, लेकिन फिर भी एक मन भी होता है लेडीज़ का कि मैं जो खाना बना रही हूँ सबसे पहले मेरे घर का जो पुरुष है वो भरपेट खाना खा ले, मेरे बच्चे खाना खा लें। एक वो भी शुरू से ऐसे इमोशंस चलते आ रहे हैं तो उसके कारण भी वो कुपोषित हो जाती है। और दूसरा यही है कि आदमियों को और लड़कों को और लड़कियों बच्चों को पहले खिलाया जाता है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। उसके बाद में भोजन संबंधी भ्रांतियाँ, भोजन संबंधी बहुत सारी भ्रांतियाँ ऐसी है जो कि कुपोषण का शिकार कर देती है लोगों को। भ्रांतियों में ये है जैसे घी नहीं खाना ये ठंडा है, या फिर अंडा नहीं खाना ये गर्म है, या शाम को फ्रूट सब्जी नहीं खानी है ये ठंडी होती है, या फिर पपीता केला नहीं खाना है ये गर्भपात करवा देते हैं। तो कई सारी चीज़ें तो भोजन संबंधी होती है। कई बार क्या होता है जैसे अब एडोलेसेंट लड़के लड़कियां हैं, उनको 0 फिगर चाहिए, उनको पतला होना है तो वो भोजन छोड़ देते हैं। तो अगर भोजन पर्याप्त नहीं करोगे तो पूरे पर्याप्त पोषक तत्व कैसे आएंगे? तो अगर पोषक तत्व नहीं होंगे तो वापस से कुपोषण हो जाएगा। तो कुछ तो एडोलेसेंट के कारण, कुछ बूढ़े व्यक्ति सोचते हैं कि हमको ये चीज़ नहीं खानी चाहिए, हमको ऐसा वाला खाना है कि हम बिल्कुल जवान हो जाएं और दौड़ लगाएं, तो वो थोड़े विज्ञापन वगैरह में देखते हैं कि अच्छा ये वाला खाना जो है हमको जवान कर देगा, तो वो खा लेते हैं, दूसरा खाना छोड़ देते हैं। तो कई बार वो भी एक कारण है कि बूढ़े व्यक्ति जो है कुपोषित हो जाते हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि ये जो निर्माता होते हैं, जो फैक्ट्री और जो ये सब बनाते हैं भोज्य पदार्थ, वो भी इस तरह का विज्ञापन देते हैं, लिखते हैं मोटापा को कम करने वाला आटा, या फिर मधुमेह को ठीक करने वाला आटा। ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सब नॉर्मली होता है। वो आप काम करोगे, योगा करोगे, एक्सरसाइज करोगे, वॉक करोगे, एक्टिविटीज़ करोगे और लिमिटेड खाना खाओगे तो ही सही रहेगा। लेकिन ऐसे निर्माता अच्छा और बुरा खाना करके बेच देते हैं, लोग उनको खाते रहते हैं, थोड़े दिन में कुपोषित हो जाते हैं। तो ये भी भोजन संबंधी भ्रांतियाँ होती है। और लास्ट है पसंद और नापसंद। ये एक बहुत फ़र्क है कि अधिकतर लोगों को आप पूछोगे दूध पियोगे तो दूध नहीं पिएगा कोई भी, लेकिन अगर अपन उसको तला भुना खाने को कहेंगे तो वो खा लेगा। हरी सब्जी खाओगे तो वो नहीं खाएगा, लेकिन अपन उसको आलू कचालू कहेंगे तो वो खा लेता है। तो पसंद और नापसंद जो चीज़ होती है तो वो भी कुपोषण का शिकार कर देती है। एक बहुत वो होता है कि जैसे बेमौसम की चीज़ होती है, जब एप्पल आ ही नहीं रहे हैं तब एप्पल खाएंगे, बड़ा मज़ा आता है। जब मटर नहीं आ रहे हैं, बहुत महंगे हैं, तब मटर खाने में मज़ा आता है। तो ये भी कुपोषण का एक कारण हो सकते हैं। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है कुपोषण यानी माल न्यूट्रिशन। कुपोषण में हम ये देखेंगे कि पोषण किसे कहते हैं। सबसे पहले तो पोषण का मतलब ये है कि भोजन का मुंह में प्रवेश और उसके बाद के अध्ययन को हम पोषण कहते हैं। और जो पोषण होता है वो 2 तरह का होता है, सुपोषण और कुपोषण। सुपोषण मतलब गुड न्यूट्रिशन, सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, सब कुछ अच्छे से काम कर पा रहे हैं, उम्र के अनुसार कार्य क्षमता हो रही है, आँख नाक स्किन सब स्वस्थ है, तो वो सुपोषित होता है।
कुपोषण जो है उसमें जो पोषक तत्व हैं या तो कम हो गए या तो ज़्यादा हो गए या असंतुलित हो गए। तो कम हो गए तो अल्प पोषण हो गया, किसी भी अल्प पोषण की बीमारी हो गई, कोई रिकेट्स हो गया, कोई बिटॉट स्पॉट हो गया, कोई ऑस्टियोमलेशिया हो गया, या फिर अधिक हो गया न्यूट्रिएंट्स तो अति पोषण हो गया, मोटापा, फ्लोरोसिस, कोई सी बीमारी हो जाती है। तो कुपोषण दो तरह के हैं, अल्प पोषण और अति पोषण। तो कुपोषण में हम 3 पॉइंट्स पढ़ेंगे, 3 पॉइंट्स कवर करेंगे, कॉजेज ऑफ माल न्यूट्रिशन, सिम्टम्स ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड प्रिवेंशन ऑफ माल न्यूट्रिशन। तो आज हम ले रहे हैं कॉजेज ऑफ माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण के कारण। कुपोषण के वैसे तो कई कारण हैं, लेकिन 3 कारण सबसे मेन है। व्यक्ति विशेष में संवेदनशीलता, वातावरण के प्रकार और समस्या को बढ़ावा देने वाले कारक। पहला, व्यक्ति विशेष में संवेदनशीलता, मतलब कुछ व्यक्ति जल्दी बीमार हो जाते हैं, इसलिए वो जल्दी कुपोषित हो जाते हैं। उसमें शिशु है, पूर्व विद्यालयी बालक है, गर्भवती धात्री महिला है, वृद्ध व्यक्ति है, रोगी व्यक्ति है। तो इनमें कोई भी कारण होता है, या तो बीमार होते हैं या तो उनको रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, उस वक्त अगर हम न्यूट्रिएंट्स नहीं देंगे तो वो कुपोषित हो जाते हैं, और ये सब वल्नरेबल ग्रुप यानी सुवेद्य समूह में आते हैं। दूसरा कारण है वातावरण के प्रकार। कई सारे वातावरण है कुपोषण को बढ़ावा देने के लिए। गरीब होते हैं तो कोई भी भोज्य पदार्थ हम अच्छे से खरीद नहीं पाते, इसलिए कुपोषित हो जाते हैं। शहरीकरण में, शहर में आने के बाद में कई सारे हमको अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं, तो पूरा पैसा नहीं होता तो कुपोषण हो जाता है। अशिक्षा के कारण हमको न्यूट्रिएंट की समझ नहीं होती है, पोषक तत्वों की जानकारी ही नहीं है, तो वो भोजन नहीं खरीद पाते हैं, या फिर गरीब भी होते हैं तो उसके कारण भी कुपोषण हो सकता है। और भोजन की अपर्याप्त आपूर्ति भी एक वातावरण है कि या तो भोजन उत्पादित ही नहीं हो रहा है, या तो भंडारण नहीं हो रहा है, या परिवहन नहीं हो रहा है, या वितरण नहीं हो रहा है, तो भी एक कारण है कि कुपोषण हो सकता है। और तीसरा मेन कारण है समस्या को बढ़ावा देने वाले कारक। समस्या मतलब माल न्यूट्रिशन। कुपोषण को कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो बढ़ावा देते हैं, जैसे कोई धर्म में कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं खाते, तो कई दिनों तक अगर नहीं खाएंगे तो वो न्यूट्रिएंट की कमी हो सकती है। या फिर परिवार का आकार बड़ा है तो पर कैपिटा फूड अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, प्रति व्यक्ति भोजन की उपलब्धता कम हो जाएगी, तो कुपोषण हो जाएगा। अगर परिवार की संरचना में बच्चे ज़्यादा है, गर्भवती माता, धात्री माता ज़्यादा है, वृद्ध व्यक्ति, रोगी व्यक्ति ज़्यादा है, खाना पहले उनको दिया जाएगा, तो फिर फूड अवेलेबिलिटी दूसरे लोगों के लिए कम हो जाएगी, तो वो कुपोषित हो सकते हैं। फिर है परिवार में वितरण, भोजन वितरण का तरीका। तो अगर परिवार की महिला पुरुष को, लड़कों को, लड़कियों को, सब बच्चों को पहले खाना देती है और फिर लास्ट में खाती है और उसके लिए कम हो जाता है, वो कुपोषित हो सकती है। या फिर भोजन संबंधी भ्रांतियाँ। भोजन संबंधी भ्रांतियों में कई चीज़ें हैं कि कुछ चीज़ें, भाई अंडा गर्म है, या पपीता और केला गर्भपात कराता है, या घी ठंडा है, या दही ठंडा है, ये नहीं खाना, वो भी भ्रांतियाँ हैं। उसके बाद में जैसे एडोलेसेंट बच्चे 0 फिगर के लिए खाना छोड़ देते हैं, वो भी कुपोषण हो सकता है। बूढ़े व्यक्ति कुछ विज्ञापन के थ्रू कोई दूसरा खाना खाना चालू कर देते हैं, वो भी कुपोषण कर सकते हैं। या फिर निर्माता जो होते हैं, ये जो भोज्य पदार्थ को बनाते हैं, वो भी उस पर लिख देते हैं ये अच्छा भोजन, ये बुरा भोजन, ये अच्छा भोजन आपको पतला कर देगा, ये मधुमेह कम कर देगा, ग्लूकोज लेवल कम कर देगा। ऐसा कुछ नहीं होता, तो उसके कारण भी कुपोषण हो सकता है। या फिर लास्ट है पसंद और नापसंद, मतलब कुछ व्यक्ति जो हैं वो दूध, हरी सब्जियां, फ्रूट्स ये नहीं खाना चाहते हैं, तो उनको भी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, और वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे पास में पैसे हैं, हम बेमौसम की चीज़ें खाएं, तो उनमें इतना कुपोषण नहीं हो सकता, क्योंकि बेमौसम की चीज़ है तो उसको हमने प्रिजर्व करके रखा हुआ है, तो उसके थोड़े न्यूट्रिएंट्स कम हो ही जाते हैं। तो ये भी एक कारण है। तो इस तरह से कुपोषण के कारण हमने पढ़े, व्यक्ति विशेष में संवेदनशीलता, वातावरण के प्रकार और समस्या को बढ़ावा देने वाले कारक। ये कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टर्न पे हम सिम्टम्स ऑफ माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण के लक्षण पढ़ेंगे। थैंक यू।